क्या आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवा लिया है? भाई आज 30 जून हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया तो आपको बता देते हैं कि कल से आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है। आप लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद अपना पैन कार्ड तो बनवा लिया होगा, लेकिन अगर आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो अब आपका कल से पैन कार्ड इनवैलिड कैसे हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बता देते हैं कि 31 मार्च तक सरकार की तरफ से आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों आपस के अंदर लिंक किए जा रहे थे, लेकिन फ्री में। उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक किए जा रहे हैं 1000 रुपये पेनल्टी के साथ। आप किसी भी सीएससी सेंटर के ऊपर जा करके या अनऑथोराइज पर्सन के पास जा करके अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको बता दूं अगर आपने आज तक नहीं करवाया है, यानी कि 30 जून आखिरी तारीख है, जब तक आपने नहीं करवाया तब तक आपका फ़ाइन 1000 रुपये लग रहा है। लेकिन कल यानी कि 1 जुलाई से अभी तक कोई भी इस तरीके की गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन आपको बता देते हैं कि कल से हो सकता है कि 10,000 रुपये तक का आपको फ़ाइन चुकाना पड़ेगा, पेनल्टी चुकानी पड़ेगी और इसके काफ़ी ज़्यादा परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपनी ITR भरते हैं यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और GST भरते हैं और वो भी किसी अनऑथोराइज पर्सन के पास चले जाते हैं, किसी CSC सेंटर वाले के पास कोई कंप्यूटर की दुकान खोल करके बैठा है और वो आपको लालच देता है कि पहली बार मैं आपका रिफ़ंड करा दूंगा, लेकिन आपको बता दूं इसके दुष्परिणाम बेहद ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आगे जा करके उसका चेकिंग होगा तो उसके अंदर आपको पेनल्टी के साथ ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे और ये जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा। बड़े बड़े बोर्ड CSC सेंटर्स, कंप्यूटर सेंटर्स के सामने लगा दिए जाते हैं कि यहाँ से ITR भरवाइए, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं वो यहाँ टैक्स बार एसोसिएशन में प्रधान तरुण जैन बैठे हैं, उनसे जा करके आपसे आपकी बात करवाते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कोर्ट के 3रे फ्लोर के ऊपर GST कार्यालय बनाया गया है। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए वो भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन कल से क्या होने वाला है पैन कार्ड के साथ उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। हम क्लाइंट से जो SSC है उनसे आग्रह करते हैं कि अपनी GST और ITR रिटर्न ऑथराइज प्रोफेशनल पर्सन से भरवाएं, जिसमें CAs, एडवोकेट्स, ITP और GST प्रैक्टिशनर्स हैं। इन 4 कैटेगरी के अलावा कोई भी पर्सन रिटर्न भरने के लिए ऑथराइज नहीं है। उसका नतीजा क्या होता है जी, वो रिटर्न गलत भर देते हैं और बाद में अननेसेसरी डिमांड्स निकलती हैं। उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको कानून की कोई नॉलेज नहीं है, उनको नए नए जो लॉज आते हैं, नए नए फॉर्म्स आते हैं, उनकी कोई नॉलेज नहीं है, ना वो SSC को बताते हैं। दूसरा पर्पज़ क्या है जी, सैलरीड पीपल जो होते हैं, जो सैलरी जिनकी आती है, उनका TDS है, उनका डिडक्टर जो सैलरी एम्प्लॉयर है वो काट लेता है। अब उन्होंने क्या बिजनेस किया हुआ है, जो अनऑथराइज पर्सन है, भाई हम आपको इनका रिफंड दिलवा देंगे, जिसमें वो डोनेशन स्लिप्स, फर्जी डोनेशन स्लिप्स, फर्जी खर्चे डाल के फर्जी डिडक्शन क्लेम करवा देते हैं। एक बार तुमको रिफंड मिल जाता है जी, बाद में क्या होता है जब वो रीचेकिंग में जाती है रिटर्न तो उसमें डिमांड्स निकल जाती हैं जिसको SSC को पता ही नहीं होता। उसको तो रिफंड आ गया, वो अपना सेटिस्फाइड हो गया, उसका उसने चार्ज ले लिया। इसमें मेन जो 2-3 स्कैम भी पकड़े गए हैं हैदराबाद में, दिल्ली में, जो आर्मी के पीपल्स हैं, आर्मी जो हैं आर्मी के, उनके साथ ये खेल खेला जा रहा है। वो कैंट में चले जाते हैं जी, रिटर्न्स भर देते हैं, उनके डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं, जो कि वो इलीगल है। बिना पुलिस वाले जो जाएंगे जी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एक 35 सेक्शन में वो है 70,000 का क्लेम है, वो ले लेते हैं अभी साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा खर्च किया, जबकि उसने कोई खर्च ही नहीं किया होता और उसका रिफंड क्लेम हो जाता है। तीसरा, GST रिटर्न्स में जो अनऑथराइज पर्सन होते हैं वो फर्जी इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टैक्स का, उनको SSC को पता नहीं होता, बाद में वो अननेसेसरी डिमांड्स निकलती है, जब वो चेकिंग पर आती है अननेसेसरी डिमांड निकलती है। बाकी GST के बारे में रोहित मित्तल सेक्रेटरी ये बताएंगे। बताओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित मित्तल, सेक्रेटरी टैक्स बार। अगर हम GST रिटर्न्स की बात करें तो GST रिटर्न के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि देखिए, अगर आप अनऑथराइज है, मतलब कि आपको GST के बारे में लॉ की नॉलेज नहीं है, तो आप GST की रिटर्न भी सही नहीं भर सकते। अब आप कहेंगे कि GST रिटर्न सही नहीं भर सकते, इसका मतलब क्या है?
जीएसटी की रिटर्न है R1 और 3B। 3B के अंदर आपको इनपुट का क्लेम लेना होता है। इनपुट क्लेम की नॉलेज ऑथराइज पर्सन को ही है, CA, एडवोकेट, ITP और GST प्रैक्टिशनर। हमें लॉ की पूरी नॉलेज दी जाती है, हमने पूरी ट्रेनिंग की होती है GST के अंदर, GST लॉ के अंदर। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप ऑथराइज पर्सन से रिटर्न भरवाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपकी 3B रिटर्न भरवाई जा रही है GST रिटर्न्स के अंदर और अगर उसके अंदर इनपुट गलत क्लेम किया जा रहा है, अगर आपको मान लीजिए गलत इनपुट क्लेम कर लिया तो कल को आपके पास नोटिस आएगा और नोटिस के अंदर आपको विद इंटरेस्ट और प्लस पेनल्टी देनी होगी, जो कि पेनल्टी 100% तक है, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होगा। और आप अगर गलत इनपुट क्लेम कर रहे हैं तो इससे देखिए गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है, सरकार का भी नुकसान हो रहा है और उससे क्या है सभी अर्थव्यवस्था का भी नुकसान हो रहा है। तो हमारी सभी डीलर से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज पर्सन का मतलब जिसे कि लॉ की पूरी कंप्लीट नॉलेज भी हो, वो आप उनसे क्वेश्चन करेंगे तो आप उन्हें पता भी लग जाएगा कि उन्हें लॉ की नॉलेज है या नहीं है। तो ऑथराइज पर्सन से आप रिटर्न भरवाएं GST की। GST का रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन ऑफ GST, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि आप ऑथराइज पर्सन से करवाएं जिन्हें कि लॉ की नॉलेज होती है। गलत तरीके से GST का जो क्लेम मैंने आपको बताया वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी गाइडलाइंस आ चुकी है, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन आ चुके हैं कि आप इस तरीके का गलत क्लेम मत कीजिए। उसके बाद अगर हम फेक बिलिंग की बात करें या कोई भी और बात करें तो इस तरीके का काम भी करना गलत पाया गया है लॉ के अंदर। थैंक यू। गलत क्लेम हाँ जी सर, गलत क्लेम के कुछ उदाहरण देंगे किस तरीके के क्लेम जो होते हैं? सर फॉर एग्जांपल आपने पर्सनल अपनी कार लिया है, आपने अपनी पर्सनल कार लिया, फॉर एग्जांपल आपने i20 कार लिया और आप कपड़े का काम करते हैं, ठीक है जी। तो उसके अंदर क्या होगा, आपको अनऑथराइज पर्सन से आप पूछेंगे तो वो कहेगा जी आपको क्लेम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने घर पे टीवी लिया है, फ्रिज लिया है, ठीक है जी, आपने वाटर कूलर लिया है, कुछ भी लिया है, अगर आप पर्सनल कोई भी सामान ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको GST का क्लेम नहीं मिलता। अगर आप GST का क्लेम ले लेते हैं और फिर कल को जाके आपका केस लगता है और उसके अंदर पाया जाता है कि आपने गलत क्लेम करा है तो विद इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको देना होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। 2A के अंदर बिल्स आना ही सफिशिएंट नहीं है, 2A या 2B रिटर्न के अंदर बिल आना सफिशिएंट नहीं है। एज पर लॉ आपको GST की लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो आप जो क्लेम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। पिछले केसों की बात करें तो ऐसे कितने केस हुए हैं जिसके अंदर सर सैकड़ों केस आ चुके हैं, सैकड़ों केस आ चुके हैं GST डिपार्टमेंट के अंदर। GST डिपार्टमेंट के द्वारा हमें काफ़ी सारी, हाँ जी, GST डिपार्टमेंट जो है, जैसे स्टेट, अभी हम स्टेट GST डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, सेंट्रल GST डिपार्टमेंट हमें काफ़ी सारे केसेस दिखा चुके हैं कि देखिए आप इस तरीके से असेसी जो है गलत क्लेम कर रहे हैं। और उसके बाद हमने काफ़ी सारे असेसी से भी बात करी है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए रखी है कि ताकि हम सभी को जागरूक कर सकें, जितने भी असेसी हैं आप सभी को बता सके हमारे थ्रू कि आप इस तरीके का गलत क्लेम मत करिए जो कि लॉ के अंदर नहीं, जो कि लॉ के अंदर गलत बताया गया है। 5 लाख रुपए तक के इनकम पे टैक्स जो है वो फ्री रखा गया है शायद। तो कुछ लोग जो है जिनकी इनकम 5 लाख से नीचे लेकिन फिर भी वो टैक्स पे वो जो है रिटर्न ऐसा है जी, नहीं करते। इनकम तो टैक्स रिटर्न भरने के लिए एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपये। 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, लेकिन एग्जम्पशन लिमिट है जो रिटर्न ना भरने की वो 2.5 लाख रुपये है। ठीक है, जो 2.5 से 5 के बीच में आते अगर ITR नहीं भरते तो कानूनन गलत कर रहे हैं। पेनल्टी भी इसको पेनल्टी है जी, आगे रिटर्न भरना लाजमी है उनके लिए, लेकिन कुछ वो है कि बेसिक छूट 2.5 लाख की है। बेसिक छूट 2.5 लाख की है। 2.5 लाख तक की आपकी इनकम, आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी को टैक्स इनकम टैक्स भरने के क्या क्या फायदे भविष्य में हो सकते हैं उसकी जानकारी जो है लोगों को नहीं होगी। विकास तो भाई, आप आप बताएंगे कि किस किस तरीके के जो है फायदे एक आम आदमी को टैक्स भरने से होते हैं? ऐसे जी, टैक्स भरने का सबसे बड़ा फ़ायदा, एक तो सरकार में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये टैक्स पेयर के पैसे से तो होता है। जो पुल बनते हैं, बांध बनते हैं, ये किससे बनेंगे? जब गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आएगा तो गवर्नमेंट कहाँ से बनाएगी जी? और अपनी सही इनकम दिखाना एक फ़र्ज है जी, एक कह लो एक ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, सीधी सी बात। ITR फाइल करने से कई फ़ायदे हैं सर। ITR फाइल करने से एक तो आपकी जो वीज़ा की फ़ाइल है वो जल्दी प्रोसेस हो जाती है। ITR फाइल करने से आपको लोन में इजी होता है। बैंक, कोई भी आप बैंक से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो बैंक आपसे 3 साल की ITR डिमांड करता है और उन 3 सालों की इनकम के बेस पे ही आपका लोन डिफाइन होता है। लाइक आप मान लीजिए हाउस लोन ले रहे हैं, आप हर कोई अपना घर बनाना चाहता है, बनाता भी है, बट वो लोन लेने जब जाता है तो ITR ना फाइल करने की वजह से उसकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ITR फाइल करें
और ITR भी अपने टैक्स प्रोफेशनल से ही फाइल करवाएं, जिसमें CA, ITP, एडवोकेट, टैक्स प्रैक्टिशनर आते हैं। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो उसके नुकसान भी हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर थी और आप सोचते हैं मेरी इनकम तो 5 लाख से नीचे है और मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो 60 साल से नीचे 2.5 लाख की लिमिट है जी, और 60 साल से लेकर 80 साल तक 3 लाख की लिमिट है, तो बेसिक स्लैब में आती है, उसमें आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है और बेसिक स्लैब से ऊपर है तो ITR फाइल करना कंपलसरी है। अगर नहीं फाइल करते हैं तो 5,000 की नॉन फाइलिंग पेनल्टी लगेगी। तो यह सभी को जानना जरूरी है कि ये मिथ मत पालें कि मेरी इनकम तो 5 लाख से नीचे है और मेरे को तो ITR फाइल करना ज़रूरी नहीं है। तो कोशिश करें कि अपनी ITR फाइल करें। ITR फाइल करने के फ़ायदे क्या हैं? लोन में प्रोसेसिंग जल्दी होती है। सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम डिसाइड होती है। आप बजट भी देखते होंगे, फिस्कल पॉलिसी भी डिसाइड होती है। तो जितने लोग ITR फाइल करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी उसी के बेस पर अपनी ITR की जो इनकम होती है सभी की, उसके बेस पर अपनी पॉलिसी डिफाइन करती है। कोई भी रेशो निकलती है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, तो ITR फाइलिंग का डाटाबेस ही मायने रखता है। तो जितने लोग पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोफेशनल ICC से हमें अपनी ITR करवानी है? वो इसका क्या है जी, उस जब आप रिटर्न भरवाने जाते हैं तो आप पूछेंगे भी आप क्या है, CA हैं, एडवोकेट हैं, ITP हैं, सेल्फ टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं। आप उनसे पूछिए। ये बार बोर्ड लगाने से भी GST रिटर्न भरवाएं, ITR भरवाएं नहीं, पब्लिक को कैसे पता ये चलेगा? आप उसको किसी भी CA, एडवोकेट या जो प्रोफेशनल है उसको एक प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट इशू होता है, तो आप उससे वो वेरीफाई कर सकते हैं उस चीज़ से कि उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है या नहीं है, तो उससे आपको उसकी जेन्युइननेस का पता चल जाएगा। आपका विरोध किस चीज़ को लेके, मतलब सिंपल GST वाला है या दूसरे वाला भी? हमारा विरोध नहीं है कोई भी। जैसे वो फॉर्म दे रही है कि आप अपने अवेयरनेस करना है। ऐसा जी, हमारा पर्पस है अवेयरनेस ही, हमारा पर्पस है अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस क्या है जी, लोग मैंने एक बोर्ड लगा दिया, मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ कि ITR भरवाएं, 300 रुपये में है वो भरवा दीजिए। और मेरे पास किस लॉ के तहत मैं ये लगा रहा हूँ बोर्ड? मेरे पास डिग्री क्या है? कि सरकार तो सरल जैसे फॉर्म नहीं सर, वो सरल इसलिए कर रही है कि आप अपनी रिटर्न खुद भरिए, खुद भरो, आप लीगली हो, अपनी रिटर्न भर सकते हो। लेकिन आप दूसरे की भर रहे हो, कैसे भर रहे हो, किस लाइसेंस के तहत भर रहे एक्नॉलेज भी नहीं है। हो? सीधी सी बात। एक मुद्दा ये भी आता है कि अगर किसी को कोई सलाह लेनी है तो वो अच्छी बात ये रहती है कि किसी कानून के जानकार से सलाह ली जाए, किसी थर्ड पर्सन की बजाय। तो जो कानून का सही जानकार आप किसे मानेंगे? कानून का सही जानकार जिसने कानून की डिग्री ले रखी है, जो ऑथोराइज्ड है प्रैक्टिस के लिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसे कानून की सही जानकारी होती है। तो अगर आप खुद भी अपनी रिटर्न भर रहे हैं, खुद भी अपना काम देख रहे हैं, तो उस चीज़ में भी आप सलाह अगर कोई करना चाहें तो वो ऑथोराइज्ड पर्सन से ही करें, क्योंकि जैसे इनकम टैक्स भी और GST भी दोनों में अपनी कंडीशंस होती हैं कि भाई किस केस में आपको कितना टैक्स लगेगा, आप क्लेम ले सकते हैं कि नहीं। तो वो कंडीशंस रेगुलर अपडेट भी होती हैं, उसमें क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना क्लेम, वो चीज़ एक कानून का जो जानकार है उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती है। तो अगर आप उस वे में आप सलाह करेंगे कानून के साथ जो जानकार है, तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। दूसरा एक पर्पस और था इस कॉन्फ्रेंस का कि आप GST में, स्टेट GST से या सेंट्रल GST में जाएंगे, वहाँ डिमांड्स निकली हुई हैं लोगों की खूब सारी। उसका कारण क्या है कि उन्होंने क्या नाम, किसी नॉलेज वाले आदमी से रिटर्न नहीं भरवाई, फर्जी इनपुट का क्लेम लिया और रिटर्न भर दी। अब वो इनपुट चेक हुए, क्रॉस वेरीफाई हुए, तो वो गलत निकले। अब डिमांड्स निकल गई, अब SSC धक्के खा रहे हैं। ये भी मैं और डिमांड भी करोड़ों रुपए में, 10-20 हज़ार रुपये की डिमांड नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए में। वो कहाँ जाए अब? डाटा है कि हरियाणा के लिए, हरियाणा की जो जितने GST प्लेयर्स हैं उनमें कितनी की डिमांड है, टोटल कितनी डिमांड है? ये तो आप स्टेट से लीजिए, वो देंगे डाटा, डिपार्टमेंट देगा। लेकिन आप जैसे यहाँ DTC मैडम है, उनसे पूछिए। इवन ये केसेज में क्या हो रहा है कि ये टाइम टू टाइम फिगर्स चेंज होती रहती हैं। जो नए केस आ रहे हैं, कोई रिकवरी हो रही है, घट रही हैं, नए केस आ रहे हैं, बढ़ रही हैं। ये तो एट प्रेजेंट तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है। और ये तो डेली फिगर बढ़ती है घटती है जी। दूसरा पर्पस क्या है जी, ये जो इनपुट क्लेम है, ये जब आप किसी पर्सन से माल खरीदने जाते हैं, आपने 1 लाख रुपए का बिल लिया, सामान लिया, 18% पे GST भर दिया, 1,18,000 रुपये। डीलर जब माल लेने जाता है दूसरे डीलर से, 1,18,000 की उसको पेमेंट कर दी।
लेकिन अब डीलर को ये जिम्मेवारी है, वो चेक करना चाहिए कि उसने वो 18,000 रुपये आगे भरा है कि नहीं भरा। अगर वो 18,000 रुपये वो नहीं भरता सेलर, तो जो परचेजर है उसको भरना पड़ेगा 18,000 रुपये। बहुत से नंबर ऑफ़ केसेज ऐसे हैं कि बिल काट दिया मैंने आपको, आगे मैंने टैक्स नहीं जमा कराया। तो ये जो परचेजर है उसको ये वेरीफाई करना चाहिए कि भी ये जेन्युइन फर्म है, आगे मेरा टैक्स पे हो रहा है, जो मैंने टैक्स उसको दिया वो आगे पेड हो गया। आपने कहा कि जो परचेजर उसको परचेज़र के लिए अलग हैं, लेकिन सभी को अपनी सारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है। डिपार्टमेंट किसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेता है वो एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन अपनी तरफ से सभी को सही होके चलने की ज़रूरत है।